दादाजी पहाड़ पर एक बुनियादी पत्थर खोजने गए थे। तभी उनका सामना एक ऐसे नेवले से हुआ जिसने राजसी पोशाक पहनी हुई थी। वह नेवला तुरंत दादाजी के आगे घुटनों के बल बैठ गया और इंसानी जुबान में बोला, भाई साहब, मेरा बच्चा चुरा लिया गया है, कृपया करके उसे बचा लीजिए। और फिर वह धुएं के एक झोंके के साथ गायब हो गया। दादाजी को पहले लगा कि यह कोई भूत प्रेत की कहानी है और उन्होंने यकीन नहीं किया। पर जब वह घर लौटे तो उन्होंने वहां एक नन्हे बच्चे को लेटा हुआ पाया, जिसके चारों तरफ नेवलों का एक झुंड घुटनों पर बैठकर सिर झुकाए हुए था, जैसे वे गिड़गिड़ा रहे हों कि दादाजी मुझे अपना ले। जब दादाजी ने मुझे अपनी गोद में उठाया, सिर्फ तभी वे नेवले वहां से गए। बुढ़ापे की यह संतान एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। नेवला महाराज के वंशज हमारे पूरे गांव की रक्षा करेंगे, उन्होंने कहा। पर इससे पहले कि दादाजी खुश हो पाते, एक अजीब बात हुई। वहां से गुजर रहे उनके तीसरे काका ने मुझे देखा और देखते ही उनके प्राण निकल गए। हालांकि तीसरे काका की उम्र 107 साल थी, पर वह हमेशा बहुत तंदुरुस्त रहते थे। इस बच्चे पर सिर्फ एक नजर पड़ते ही वह चल बसे। इस बच्चे का ठिकाना किसी को पता नहीं था। यह यकीनन कोई बला थी। सबको लगा कि मैं कोई मनहूस हूं, पर दादाजी को कोई परवाह नहीं थी। हैरानी की बात नहीं थी कि अगले ही दिन एक और अनहोनी हो गई। तीसरे काका के अंतिम संस्कार पर सब फूट फूट कर रो रहे थे। डरावनी बात यह थी कि मेरा हाथ उनके मुंह के अंदर था। मैं सपना नहीं देख रहा था। दादाजी सच में लौट आए थे, लेकिन उन्हें तो दफना दिया गया था। कुछ देर बाद बड़े ताऊ दौड़ते हुए आए। दादाजी की लाश देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे, कौन हरामजादा कब्र खोदकर लाश निकाल लाया। फिर दूसरे ताऊ भी पहुंचे और धीरे से पूछा, अब क्या करें। बड़े ताऊ बोले, क्या करेंगे, सुबह होने से पहले इन्हें फिर से दफना दो और किसी को खबर मत लगने देना। मुझे गाँव के किनारे रहने वाले चेन काका को बुलाने भेजा गया। मैं डरते डरते उनके घर पहुंचा और सारी बात बताई। वो भी चिंता में पड़ गए और अपने साथ एक औजार लेकर हमारे साथ कब्रिस्तान चले। जब हम वहां पहुंचे तो बड़े ताऊ लोग पहले से मौजूद थे। मैंने दादाजी की कब्र ध्यान से देखी। कब्र ऊपर से टूटी हुई नहीं थी, बस ऊपर एक छोटा सा छेद था जिससे मुश्किल से कोई आदमी अंदर बाहर जा सकता था। मैं पास जाकर देखने ही वाला था कि दूसरे ताऊ ने मुझे तुरंत घर लौटने को कहा। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन डर के मारे वापस आ गया। सुबह तक सब काम निपट गया। फिर घर में चेन काका को खाना खिलाया गया, लेकिन पूरे समय उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर बड़े ताऊ ने पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम कुछ छिपा रहे हो। तब चेन काका धीरे से बोले, मेरी मानो तो किसी अच्छे पंडित से दोबारा ये कब्र दिखवा लो। इस कब्र में कुछ गड़बड़ है। दूसरे ताऊ ने पूछा, क्यों। चेन काका बोले, अगर कोई चोर बाहर से कब्र खोता तो गड्ढा ऊपर से बड़ा और अंदर जाते जाते छोटा होता, लेकिन तुम्हारे पिता की कब्र में उल्टा है। अंदर का हिस्सा बड़ा है और बाहर का छोटा। मतलब ये रास्ता बाहर से अंदर नहीं खोदा गया, बल्कि अंदर से बाहर निकला गया है। ये सुनते ही गर्मी के मौसम में भी सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। खाना खत्म होने के बाद जब चेन निजियांग चला गया तो दूसरे चाचा बोले कि वे कस्बे में किसी से मिलने जा रहे हैं। लगता था कि वे उसी फेंग शुई मास्टर को ढूंढने गए हैं जिसका जिक्र चेन ने किया था। रात को खाने के समय बड़े चाचा ने सबको बताया कि आज रात वे कब्रिस्तान में पहरा देंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर कौन इतना निर्दयी है जो पिता की कब्र खोद रहा है। आखिर वह मेरे दादाजी की कब्र थी। मैं कैसे चुप बैठ सका था। पिताजी ने मेरा दृढ़ रवैया देखा तो कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाने के बाद हम तीनों दादाजी की कब्र पर पहुंचे। तब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। बड़े चाचा और पिताजी ने थोड़ी दूर एक अलाव जलाया। वह ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत बनाए रखने के लिए।